नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का खास शो किस्सा बिहार का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में हमेशा पलायन, रोजगार का मुद्दा तूल पकड़ता रहा है। इस मुद्दे को लेकर चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, लगातार इस पर आवाज उठाते रहते हैं और युवाओं को नौकरी देने की भी बात करते हैं। हालांकि इन सब के बीच सवाल ये उठता है, क्या ये इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा बनेगा? चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय शंकर जी। विजय शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल तो यही है कि नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो क्या आने वाले समय में रोजगार चुनावी मुद्दा बनने वाला है बिहार में? देखिए, बिहार की राजनीति में रोजगार डेफिनेटली बड़ा मुद्दा रहेगा। अभी भी है, और अगर ये मुद्दा इतना लोगों को लुभाने वाला और बिहार के लोगों को अपनी ओर खींचने वाला ना होता तो शायद नीतीश कुमार जी ऐलान नहीं करते कि अगले 5 वर्षों में हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। दरअसल उसे नौकरी और रोजगार शब्द है इसमें बीच में जुड़ा हुआ। तो अगर अगले 5 साल में वो एक टारगेट रख रहे हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे, तो इसका मतलब हुआ सीधा सीधा कि हर साल 20 लाख नौकरी और रोजगार बिहार में पैदा करने की या देने की उनकी कोशिश है। अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखिए कि बिहार में आखिर रोजगार इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि कई वैकेंसीज निकाली गई, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। तो दरअसल रोजगार हमेशा से ही बिहार में मुद्दा रहा है, लेकिन वो वोट में कितना ट्रांसलेट होता है ये शायद 2020 में सभी दलों ने महसूस किया। अगर आपको याद होगा तो 2020 में यानी पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने रोजगार पोर्टल जारी किया था, जिसमें जो बेरोजगार हैं उनको रजिस्टर करने के लिए कहा गया था। और देखिए, धीरे धीरे नतीजा ये रहा कि तेजस्वी की पार्टी यानी आरजेडी को 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले थे, करीब 23% के आसपास। लेकिन अभी रोजगार के मुद्दे के बिहार की राजनीति में सेंटर स्टेज में आने की एक और वजह है, वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर भी लगातार पलायन और रोजगार के मुद्दे को उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को, युवाओं को अपनी ओर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि जो यूथ वोटर है इसको अपनी ओर नहीं अगर खींचा तो हो सकता है कि पिछड़ जाए। यही वजह है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार के मुद्दे को हर पार्टी आगे कर रखी है, अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठा रखा है। बिल्कुल। प्रशांत किशोर तो जनता के बीच में भी जा रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि इस बार वोट अपने बच्चे को देख कर दीजिए, क्योंकि वो शिक्षा का स्तर सुधारेंगे बिहार में। देखिए, अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर एक और दलील दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार की आबादी 13 करोड़ है और वहाँ पे सरकारी नौकरी में कुल करीब 23 लाख लोग हैं। तो ये बताए, दूसरी विपक्षी पार्टियों से वो पूछ रहे हैं, जो सत्ता में है, विपक्ष में है, दूसरे दलों से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से रोजगार देंगे। ये आरक्षण का आप जो सुगुफा छोड़ते हैं उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, फायदा मिलेगा। और वो अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसे लेकर के मुखर होकर के बता रहे हैं कि बिहार जो है वो बिल्कुल ज्ञान विज्ञान की जमीन है। और बिहार से पिछले 30-40 वर्षों में जिस तरह से बिहार आगे बढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं जो दलील दे रहे हैं कि 2 चीजें बिहार से बाहर निकली हैं, एक पूंजी और दूसरी बुद्धि, और इन दोनों को रोकने की जरूरत है। और इन दोनों को रोकने का एक जरिया है
कि वहाँ स्कूल बैग यानी बेहतर शिक्षा मिले और लोगों को रोजगार मिले। शायद यही वजह है कि वो जो अपनी जो ऐलान कर रहे हैं खुल के कि अगर उनकी सरकार बनी, अगर वो सत्ता में आए तो साल भर में पलायन रोक देंगे। और पलायन लोग क्यों करते हैं? बिहार के लोग रोजगार के लिए करते हैं, पढ़ाई के लिए करते हैं। ये सरकारी आंकड़ा ही है कि हर साल करीब 45 लाख बिहार के लोग रोजगार के लिए देश के दूसरे हिस्सों में जाते हैं। 5 लाख लोग बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई के लिए निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझते हुए, देखते हुए हर राजनीतिक पार्टी को लगता है कि जो बिहार के युवा हैं वो देख रहे हैं कि दूसरे राज्य कितनी तरक्की कर रहे हैं, वहाँ किस तरह से प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां खुल रही हैं, चीज़ें हो रही है, रोजगार मिल रहे हैं। बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है? चाहे वो प्रति व्यक्ति आय का मसला हो, फैक्ट्री के मामले में हो, तो कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे को हर पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है वो सपने दिखा रही है कि अगले 5 साल में हम क्या कर देंगे। जो विपक्ष में है वो नौकरियों की बात करे कि हम नौकरी दे देंगे, पलायन रोक देंगे। तो इस चुनाव में मुझे लग रहा है कि पिछले सभी विधानसभा चुनावों से बिहार में मुखर रूप से रोजगार का मुद्दा हावी रहेगा और उसी के इर्द गिर्द अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश होगी। बिल्कुल बिल्कुल। विजय जी, एक बात बताइए, जिस तरह से सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो या फिर तीसरा मोर्चा की बात कर ले, अगर सब लोग रोजगार के मुद्दे को काफी उठा रहे हैं, क्या लगता है किसको कितना फायदा होगा इस मुद्दे से? देखिए, अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में 18 से 45 साल के जो एज ग्रुप के जो वोटर हैं, इनकी संख्या करीब 5 करोड़ थी। अगर इसको थोड़ा गणित, चूंकि प्रशांत किशोर भी जो है गणित में भरोसा रखते हैं और कैलकुलेशन उनका बहुत ही तगड़ा, और तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि यूथ को किस तरह से हर माने पार्टी में यूथ को एड्रेस करने वाले, चाहे वो एलजेपी में हो तो चिराग पासवान हैं, नीतीश के बेटे भी धीरे धीरे कोशिश कर ही रहे हैं। तो जब 5 करोड़ वोटर, 5 करोड़ जो युवा मैंने 18 से 45 साल एज ग्रुप में हैं लोग, अगर इसको आधा कर दीजिए, मान लीजिए कि जेंडर के आधार पे आधा महिला है आधा पुरुष है, तो बच गए 2.5 हो गए। अब इसमें से भी थोड़ा सा और कम कर दीजिए, मान लीजिए कि 18 से 35 साल जिसको नौकरी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, तो भी ये हमको लग रहा है कि करीब संख्या आपकी 3 के आसपास, 3 करोड़ के आसपास बनेगी। अब 3 करोड़ का आधा भी कर दीजिए तो 1.5, आधा महिला पुरुष। महिलाओं को भी, माने युवा जो हैं, जो महिला हैं, लड़कियां हैं, उनको भी जो स्थानीय, उनको 35, जो बिहार की मूल निवासी, उनको नौकरियों में 35% रिजर्वेशन का उन्होंने अभी नया ही दाव अभी चला है। अब 1.5 करोड़ हम लोगों ने युवा वोटरों को जोड़ा कि एक मोटा मोटी आंकड़ा बनता है जो एक तरह से नौकरी की तलाश में या लगा हुआ जो भी। अब पिछले चुनाव में वोट कितना मिला था किस राजनीतिक पार्टी को 2020 में, ये देखिए, आरजेडी को टोटल वोट मिला 93 लाख, 93 लाख से थोड़ा सा अधिक, बीजेपी को 82 लाख से थोड़ा सा अधिक, और जेडीयू को 64 लाख से थोड़ा अधिक। अगर जो यूथ वोट बैंक है उसमें से किसी ने 40% भी अपनी ओर खींच लिया तो कितनी बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। बाकी अलग अलग जो वहाँ के जो सेगमेंट्स हैं उनको अगर छोड़ दीजिए, अगर सिर्फ यूथ को भी अपने तरीके से रोक लिया, जिसको नौकरी की तलाश है, जो रोजगार के लिए दूसरे शहरों में या देश के दूसरे राज्यों में जाने के लिए की कोशिश कर रहा है, या जो गया हुआ है, भाई ठीक है, जिनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो तो डेफिनेटली शायद ही लौटें, लेकिन जो लोग सिर्फ जिनको कहते हैं कि छोटी कमाई करते हैं, 25,000 20,000 दिल्ली में काम कर रहे हैं, अगर इनको अपना मौका मिलेगा कि अपनी ज़मीन पर वापस लौटें, अपने घर परिवार के पास रहें, किसी को मान लीजिए कि पटना के आसपास रहता है उसको बिहटा में रोजगार मिल जाता है, मुजफ्फरपुर में रोजगार मिल जाता है, या किसी को बेगूसराय का रहने वाला है उसको आसपास के इलाकों में मिल जाता है, कोई आरा में रहने वाला है उसको बक्सर में जो फैक्ट्री कोई खुल रही है उसमें रोजगार मिल जाता है, तो वो चाहेगा कि वापस लौटे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बढ़िया, कहते हैं ना कि एक सब्जबाग दिखाने की कोशिश हो रही है कि बस चुनाव में हमको वोट दे दीजिए, बस किस्मत आपकी बदल जाएगी। तो विजय जी, क्या लगता है कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं इस बार युवा बिहार में?
डेफिनेटली इस बार युवा बिहार चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। सबके हाथ में स्मार्टफोन है, नेताओं के बात इंडिया, हाँ बिल्कुल, वो सभी नेताओं की बात सुन रहे हैं। देश के दूसरे राज्यों का के जो युवा हैं उनका रहन सहन, अपॉर्चुनिटीज उनको किस तरह से मिल रही है देख रहे हैं। तो अब उनको कहीं बाहर जाने के, किसी डेवलपमेंट मॉडल को देखने के लिए उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने स्मार्टफोन से देख रहे हैं। और नेताओं का भाषण भी सुनने के लिए उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि हमारे नेता का किस तरह का विजन है, कौन चुनाव को देखते हुए वादा कर रहा है, पहले क्या हुआ, तो सब कुछ उनके पास है। कम से कम डिजिटल वर्ल्ड ने सब कुछ उनके अपने हाथ में ला दिया है। वो सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कि हमारी यहाँ पर बिहार में हमें जो पढ़ाई मिली है, जो हमने स्कूल कॉलेज में डिग्री ली है, उससे हमको रोजगार मिलने में कितना मदद हो रहा है। अगर हम बाहर जाते, हमारे साथ के जो लोग बाहर गए वो क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी बदली। तो कहीं ना कहीं जो युवा है बिहार का, वो कंपैरिजन भी करके देख रहा है, अपने नेताओं को भी देख रहा है, जो नेता भी चुनावी वादे कर रहे हैं उनको भी देख रहा है, और उसमें देख रहा है कि जो राजनेता हैं, जो अफसर हैं, उनकी जिंदगी कैसी है और मैं कहाँ खड़ा हूं, और दूसरे राज्य के लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ खड़ा हूं। तो ऐसे में यूथ जो है, जो बड़ा वोट बैंक है, वो डेफिनेटली एक ऐसे बहुत नाप तोल के अपने वोट का इस्तेमाल करेगा जो उसके लिए रोजगार का मौका दे, जो उसके लिए नौकरियां पैदा करे, जो उसके लिए उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता खोले। आगे क्या हो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं यूथ जो है बिल्कुल ही इस बार कहते हैं निर्णायक भूमिका में है और रहेगा। बिल्कुल विजय जी, जिस तरह से कंपटीशन भी बढ़ गया है मार्केट में, पहले उतने लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, अब लोग पढ़ने लिखने लगे, तो आपको नहीं लगता कि अब लोगों को, मतलब ज़्यादा लोगों को रोज़गार चाहिए, तो कैसे मिल पाएगा इतने लोगों को रोज़गार? कैसे कहा जा सकता है कि इससे पलायन रुकेगा? देखिए, पलायन जब भी कभी होता है या कैसे रुकेगा, जो आपने कही बात जी, तो पलायन क्यों करता है आदमी, अपना घर क्यों छोड़ता है? बेहतर मौके की तलाश में। बिल्कुल। अगर आपको पता चले कि बिहार में ही दिल्ली से बेहतर कॉलेज है जी, और वहाँ एडमिशन लेकर के आपको मोटा पैकेज पर कहीं किसी एमएनसी में नौकरी मिलेगी, तो आप क्यों आएंगे दिल्ली? बिल्कुल। ठीक है। एक नौकरी के मामले में भी अगर आपको लगे कि हमको पटना में या सीतामढ़ी में या दरभंगा में कोई फैक्ट्री है या कंपनी है, वहाँ पर दिल्ली से बेहतर सैलरी मिलेगी या थोड़ा सा कम ज़्यादा मिलेगी, तो लोग क्यों छोड़ के आएंगे सीतामढ़ी, जो बिहार का आम आदमी है। बिहार के जो लोग हैं या कहीं भी दुनिया के किसी हिस्से के लोग हैं, जहाँ भी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ जाते हैं जी। चाहे वो अगर अमेरिका में बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अमेरिका में जा रहे हैं, लंदन में यूरोपीय कंट्रीज में मिल रही है वहाँ जा रहे हैं, और पूरे दुनिया के नक्शे पे भारतीय हर तरफ फैले हुए हैं। भाई बिहार के लोग जिस आर्थिक सामाजिक बैकग्राउंड के, उनको लगता है कि दिल्ली में नौकरी मिल रही है तो दिल्ली में आ रहे हैं, उनको लगता है झारखंड में नौकरी मिल रही है, झारखंड के शहर में वहाँ जा रहे हैं, यूपी में आ रहे हैं। तो पलायन तभी रुकेगा जब वहाँ पे बेहतर रोजगार के मौके मिलेंगे, वहाँ पर बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, वो अपने बच्चे का भविष्य बेहतर देखेगा। कोई आदमी, अगर कोई आदमी है, अगर उसको सिर्फ पैसा ही मान लीजिए कि वहाँ पर मिल रहा है, लेकिन बच्चों के पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, मतलब जिसमें वो बिल्कुल क्या कहते हैं सुरक्षित महसूस करे, जिसमें उसको लगे कि उसकी जो अगली पीढ़ी है उसका भविष्य उज्जवल नहीं है, तो पलायन करता है। तो डेफिनेटली बिहार में बहुत कुछ अभी करने की जरूरत है, और देश के दूसरे राज्यों की तुलना में जो लोग बिहार के हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है और किन परिस्थितियों में निकले। और आज की तारीख में हकीकत यह है कि बहुत से लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं 20, 25, 30 साल पहले, जिन्होंने छोड़ा, मैंने नौकरी, मैंने पढ़ाई के लिए आए, फिर नौकरी में आ गए, और उसके बाद अगर आज उनसे पूछिए कि आप वापस जाना चाहोगे तो बोलते कि नहीं, हम तो यहीं पर सेट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे निकलना, जो कहीं ऑलरेडी सेटल हो गए उनको तो वापस करना बहुत आसान नहीं है, उनकी वापसी बहुत आसान नहीं है, उनको जब तक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। लेकिन जो लोग वहाँ से अभी जो
जो युवा है, जो हर साल जो 45 लाख लोग निकल रहे हैं, जो सरकारी डाटा है, इसको डेफिनेटली रोजगार के बेहतर मौके पैदा कर रोका जा सकता है। जो कहते हैं ना कि बुद्धि और पूंजी का पलायन और बेहतर मौके, तो मैंने ऐसा नहीं, मैंने इसके लिए बहुत कहते हैं ना चौतरफा काम करना पड़ेगा। सिर्फ मैंने चुनावी वादों तक बात नहीं रह सकते, कुछ नहीं होगा उससे। जी बिल्कुल विजय जी। ठीक है, वाइंड अप करने से पहले एक किस्सा सुना दीजिए। बहुत ही मैंने संपन्नता और हम लोग रोजगार और युवा की बात कहे, अपने राजनेताओं को देख के आदमी कहता है कि हमारा राजनेता ऐसा है वैसा है, तो इसी से जुड़ा हुआ मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी जो हैं बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। एक बार की बात है कि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, वो एक बार उनके घर गए और बहुत सादा रहते थे, सादा जीवन था, साधारण कपड़े पहनते थे, कई बार फटा भी कपड़ा पहन लेते थे, नहीं दिखावे का नहीं था, ये उनके जीवन का हिस्सा था। बहुत सादा बहुत सादा जीवन जीते थे। उनके बेटे अभी केंद्र में मंत्री भी हैं। तो कर्पूरी एक बार क्या हुआ कि जो चौधरी चरण सिंह जी उनके घर गए, तो उनका घर बिल्कुल बहुत ही साधारण था। हम कहते हैं ना कि वो झोपड़ी टाइप का या उसको कह लें खपड़ैल टाइप का, हमने तो देखा नहीं है लेकिन जो हमने सुना है उसके मतलब खपड़ैल टाइप का था, और उसका दरवाज़ा बहुत छोटा था। और चौधरी चरण सिंह थोड़ा लंबे कदकाठी वाले थे, तो जब भीतर घुसे उनके, तो जिसे कहते हैं ना कि जब दरवाज़ा छोटा तो झुक के घुसते हैं, तो शायद घुसते वक्त या निकलते वक्त उनके सिर में थोड़ा सा चोट लग गई या टकरा गया। तो उन्होंने कहा कि कर्पूरी थोड़ा ये दरवाज़ा तो ऊंचा करवाओ। तो उन्होंने कहा कि जब तक बिहार के आम आदमी का दरवाज़ा ऊंचा नहीं हो जाता, मैं कैसे अपना दरवाज़ा ऊंचा कर लूं। तो ये भी एक बिहार की राजनीति के चरित्र का चरित्र है, उसमें ऐसे किरदार भी पैदा हुए हैं। बिल्कुल, इसलिए ऐसे नहीं कहा जाता कि कर्पूरी ठाकुर का बिहार। हाँ नहीं, हाँ, बहुत जगह जननायक उनको भी कहते हैं, कहा जाता है ऐसे। तो कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ जो है बहुत ही उच्च आदर्श वाले भी नेता रहे हैं, जो अपने जो जीवन शैली रही, जो तौर तरीका रहा, उससे प्रेरणा दिए। और 2 बार के मुख्यमंत्री रहे आदमी का ने अपना पक्का घर नहीं बनवाया, पक्का घर नहीं था, ये भी कोई छोटी चीज़ नहीं थी, गाड़ी घोड़ी भी नहीं थी जहाँ तक मुझे जानकारी है। उसके बारे में भी कई तरह की कहानियाँ कही जाती हैं। कहा जाता है कि जब एक और कहानी उन्हीं से जुड़ी हुई, मतलब आपने कहा तो मुझे याद आ गया कि पहली बार वो विदेश गए तो उनके पास कोट नहीं था। अब शायद यूगोस्लाविया गए थे, मतलब जितना तक मुझे याद आ रहा है। वहाँ पर क्या हुआ कि उन्हें किसी ने, कोई उनके दोस्त वगैरह होंगे, उनको उन्होंने कोट दिया। वो कोट भी थोड़ा सा फटा उटा था। तो अब जहाँ पर जाना था वहाँ पर मिलने के किसी ये में, तो वही कोट पहन के चले गए। तो सामने वाला देखा वहाँ का मौसम ठंडा था काफ़ी, तो उसको लगा रही इस आदमी के पास कोट वगैरह भी उस तरह का नहीं, तो उन्होंने एक कोट गिफ्ट किया था। शायद वो मार्शल टीटो उस वक्त थे। तो मतलब बहुत ही सादगी वाले नेता भी बिहार ने दिए हैं, जो पूरे कहते हैं ना कि जो समाज को एक संदेश देते हैं। कहते हैं ना कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, महात्मा गांधी कहे। तो ऐसे कई नेता रहे जिनका जिक्र हम लोग समय समय पे करेंगे, जिन्होंने अपनी सादगी से, अपने तौर तरीकों से, अपनी सोच से समाज को एक नई दिशा और दशा देने की कोशिश की। जी बिल्कुल विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। फिलहाल के लिए किस्सा बिहार का मैं इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।